वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बात करेगा डिपॉजिट्स के बारे में। इसका मतलब ये है, हम बात करेंगे डिपॉजिट्स की। मेरी कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है किससे? मेंबर से या पब्लिक से? तो ओवरऑल सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 ए तक जो ये हमारे सामने 4 सेक्शन का ग्रुप है, ये आपको कंप्लाई करना पड़ेगा डिपॉजिट्स के लिए। अब कंपनीज की बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें, जो हमारे पास ये डिपॉजिट्स का टॉपिक है, तो डिपॉजिट्स के टॉपिक में टाइप्स ऑफ, मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए थोड़े से नियम अलग है एंड पब्लिक कंपनी के लिए थोड़े से नियम अलग है। प्राइवेट कंपनी के लिए लॉ ने बोला है आपको अगर डिपॉजिट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट लेना है। पब्लिक कंपनी मेंबर या पब्लिक पब्लिक मतलब आम पर्सन, जो मेरी कंपनी मेंबर नहीं है, आप उनसे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 73 से लेकर 76 ए तक हमें पढ़ना है डिपॉजिट्स में। साथ में हमको पढ़ना है ढेर सारे रूल्स जो बात करेंगे डिपॉजिट्स की। सबसे पहला सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है हमारे सामने सेक्शन 73। बट उसके पहले हम बात करेंगे साहब डिपॉजिट्स की डेफिनेशन की, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई डिपॉजिट्स में क्या क्या चीजें शामिल नहीं है। तो ओवरऑल सेक्शन 73, 76 प्लस 76 ए तक डिपॉजिट्स का जिक्र है, और ये पूरे के पूरे सेक्शन, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जिक्र है। राइट, तो आपको चैप्टर 5 याद रखना है। चैप्टर 5 हमारा चैप्टर 5 नहीं है, जो कंपनीज एक्ट में जो सारे के सारे सेक्शंस को इन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है वो है आपका चैप्टर 5, और वो चैप्टर 5 बात करता है डिपॉजिट्स की। चले, तो हम पहले बात करें डिपॉजिट्स की डेफिनेशन की, कि भाई डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्या होती है, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, और क्या क्या चीजें डिपॉजिट्स नहीं होती, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चले, सबसे पहले बात करें डिपॉजिट्स की। तो डिपॉजिट्स मतलब एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय अ कंपनी, कंपनी को कुछ पैसा मिला है बाय वे ऑफ डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट के रूप में दिया तो हम डिपॉजिट बोलेंगे। लोन के रूप में मिला है या किसी अदर फॉर्म में मिला है, इसको हमने डिपॉजिट बोला है। ये जो सेक्शन 73 से लेकर 76 ए तक के जो प्रोविजंस हैं, लॉ ने बोला ये प्रोविजन किस किस पर नहीं लगेगा? बैंकिंग कंपनी पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यार बैंकिंग कंपनी हुआ, एनबीएफसी हुआ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ, ये कंपनी को तो अगर हमने डिपॉजिट्स के प्रोविजन लगा दिए तो बार बार इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की, बार बार सीजी की अप्रूवल लो, तब बार बार सर्कुलर इश्यू करो, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो लॉ ने बोला यार ये हमने एक्सेप्शन डाल दिया कि फ्रॉम सेक्शन 73 से लेकर 76 ए तक ये 3 तरह की कंपनी को तो स्पेसिफिक लगेगा ही नहीं। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी की बात करें या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें, बेसिकली जो आरबीआई से गवर्न होती हैं उनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगता। आगे क्या क्या चीजें डिपॉजिट्स नहीं बोलेंगे, ये आपका जिक्र जो है ये रूल 21C में दिया है। राइट, ये आपको याद रखना है, भले ही आप डिपॉजिट का सेक्शन याद रखे ना रखे, डिपॉजिट्स का आप डेफिनेशन का सेक्शन याद रखे ना रखे, बट आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि रूल 21C है जिसमें बोला गया है, जिसमें लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, जो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम डिपॉजिट की डेफिनेशन के हिसाब से काउंट नहीं करते हैं। चले, चार्ट्स में से हम शॉर्ट में पढ़ते हैं सब क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है, थ्योरी में हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं कि किस किस चीज को डिपॉजिट्स नहीं कहा गया है। पहला पॉइंट, कोई भी पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, लॉ ने बोला आपकी कंपनी को कोई पैसा मिला है फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी से, उसको हम डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। कोई भी पैसा मिला है फॉरेन गवर्नमेंट से, तो 2 पॉइंट तो हो गए गवर्नमेंट के, एक पॉइंट इंडियन गवर्नमेंट, एक पॉइंट फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बॉडी से मिला है, इंटरनेशनल बैंक से मिला है, ये इसको भी हम डिपॉजिट्स के सेक्शन का कंप्लाइंस आपको नहीं करना है। हमने लोन लिया है बैंकिंग कंपनी से, मेरी कंपनी है साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है, लॉ ने बोला यार ये कोई डिपॉजिट नहीं है साहब, इस वैसे देखा जाए
तो एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोन है, सब है। बट अगर स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट कर दिया गया है, मतलब रूल नंबर 21C में साफ साफ बोल दिया गया है कि भाई लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी को डिपॉजिट नहीं माना गया है, तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाए तो हमको साफ साफ दिखेगा कि भाई ये प्रोविजन, ये ट्रांजेक्शन तो डिपॉजिट्स है। आगे, लोन मिला है कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो दो तरह के ये इंस्टीट्यूशन हो गए, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, लोन फ्रॉम पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको भी हमने डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है। आपकी कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू करे हैं, आपकी कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू किए हैं, राइट, और आपकी कंपनी ने बॉन्ड डिबेंचर इशू किए हैं, ये तीनों पॉइंट को साथ में पढ़े। आपकी कंपनी ने क्या इशू करा है यार? कमर्शियल पेपर। आपकी कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू की है, बॉन्ड डिबेंचर, और वो वाले बॉन्ड डिबेंचर जो सेम राइट कैरी करते हैं, पारी पशु राइट कैरी करते हैं, ऐसे बॉन्ड या डिबेंचर इशू किए हैं। लॉ ने बोला इनको भी हम, ये वैसे देखा जाए तो ये कोई पैसा मिला है मेरी कंपनी को, इन दी फॉर्म ऑफ लोन मिला है। अगर हम बॉन्ड डिबेंचर की बात करें, फिर भी हमने इनको क्या नहीं बोला है? डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में नहीं बोला। क्यों? क्योंकि रूल 21C में स्पेसिफिकली बाहर कर दिया गया है कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स को हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। रिकॉल करें शॉर्ट में फटाफट, दो पॉइंट है गवर्नमेंट के, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला, डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बैंक से पैसा मिला, डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। दो ट्रांजेक्शन है बैंकिंग वाले, बैंकिंग कंपनी से लोन लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। कमर्शियल पेपर इशू करा है, भाई कमर्शियल पेपर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ फंड्स के लिए इशू करते हैं, तो लॉ ने बोला हम उसको डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। मेरी कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू की है, डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। मेरी कंपनी ने बॉन्ड डिबेंचर इशू किए हैं जो पारी पशु राइट कैरी करता है, हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। आगे, ब्लू पेन से अब हम मार्क करें, मेरी कंपनी को कोई पैसा किसी दूसरी कंपनी से मिला है, मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है। याद करो सेक्शन एक हमारे पास है कंपनीज एक्ट में 186 है, जब आएगा तब बात करेंगे। सब सेक्शन 186 बोलता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा दिया है, उसको भी हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। आपकी कंपनी ने पैसा लिया है प्रेजेंट डायरेक्टर, प्रेजेंट डायरेक्टर मतलब जिस व्यक्ति से पैसा लिया है वो जिस टाइम पर पैसा दे रहा है वो मेरी कंपनी में आज डायरेक्टर है, लॉ ने बोला उसको हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। या मेरी कंपनी को कोई सैलरी मिली है एम्प्लॉय से, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, वो भी इंटरेस्ट फ्री, तो लॉ ने बोला यार हम इसको डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। कोई भी अमाउंट मिला है एम्प्लॉय से नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, इसको हम डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या बात की है कि भाई डिपॉजिट्स क्या क्या होता है, और हमने क्या बात की है कि भाई किस किस को डिपॉजिट्स हम नहीं कहेंगे, राइट। तो ये 21C में डिफाइंड है। चले थ्योरी पार्ट की बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। भाई कंपनी क्या कर रही है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सेक्शन 73 है, जिसमें आपको कुछ कुछ शर्तें बताई हैं कि भाई शर्तें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इनका कंप्लाई करो तब डिपॉजिट ले सकते हो, या परसेंटेज बताया है कि यहां तक हुआ तब आप डिपॉजिट ले सकते हो। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स है, उसका सेक्शन 74 है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये सेक्शन अलग से याद रखें। अगर मेरी कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है, मतलब ये हम बात करेंगे स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी के लिए। फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं पब्लिक कंपनी, बट जब हम बात करेंगे सेक्शन 76 में तो हम वर्ड यूज करेंगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और 76A में सब पनिशमेंट देना पहले भूल गए थे ये, फिर बाद में बीच में सेक्शन एक इंसर्ट कर दिया और सेक्शन 76A इंट्रोड्यूस किया है कंपनीज एक्ट 2013 में। चले, ये हो गया हमारा यार इंट्रोडक्शन। सब इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोल रहा है? Acceptance of deposit from the member as well as public at large is an important source of finance for the corporate sector। बराबर है सब, आपको बैंक से लोगे सिक्योरिटी मांगेंगे सब, डिपॉजिट तो आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों नेचर के ले सकते हो। It is therefore necessary to control the companies which invite deposits in order to put safeguard the general
or wider interest of all those persons who offer deposit out of their precious saving. लॉ ने बोला यार पब्लिक अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देगा कंपनी को और कंपनी खाके भाग गई, सब सहारा हो गई तो पब्लिक बेसहारा हो जाएगी, इसलिए हमें डिपॉजिट्स के सेक्शन लेकर आने पड़े. The statutory provision as contained from section 73 से लेकर 76A तक of the Companies Act 2013 therein referred to as Act or the Companies Acceptance of Deposit Rules 2014. सारे के सारे रूल्स कब से आए थे? 1/4/2014 से. Therein referred to as a rules govern the acceptance of deposits and also for the renewal thereof. चले भाई, तो सबसे पहले हम डिपॉजिट की डेफिनेशन की बात करें. सेक्शन 2 क्लॉज 31 बात करता है डिपॉजिट्स की डेफिनेशन की. क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? द टर्म डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट, आपको कुछ पैसा मिला, ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, आपको डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिला, लोन के फॉर्म में मिला है या किसी और फॉर्म में मिला है. किसको मिला है? कंपनी को. बट that does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. ये जो एक्सक्लूजन की बात कर रहा है यही है आपका रूल 21C में जमाने भर के ट्रांजेक्शन्स दिए हैं जिन केसेस को हमने डिपॉजिट नहीं माना है. The above definition of deposit is a inclusive one. Obviously inclusive one क्यों? डिपॉजिट्स है, मनी है या किसी और फॉर्म में मिला है उसको भी हमने डिपॉजिट्स में कैटेगराइज कर लिया है. It includes any money received by firm deposits, loan or in any other form. Repayment of deposit is time bound. मतलब जो भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे वो एक निश्चित अवधि के लिए होगा. ऐसा नहीं है कि भाई आज पैसा ले लिया और हमें जब चुकाना होगा तब हम चुकाएंगे ना. तो लॉ ने यहाँ पर आपको टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है. डिपॉजिट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है. सिक्योर्ड होगा तो डिबेंचर जैसा केस है कि भाई कंपनी को अपनी कोई एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. अनसिक्योर्ड होगा तो बिंदास काम हो जाएगा. इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ अमाउंट गिविंग अंडर द रूल्स. भाई रूल मैं बार बार लिख रहा हूं तो आपको रूल याद रहे. रूल 21C में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया गया. A private company can accept deposit from its members only. गांठ बांध ले साहब, याद रखना प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्लूजन नहीं है. प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है अपने मेंबर से. पब्लिक कंपनी मेंबर से, पब्लिक से, दोनों से ले सकता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम पैरामीटर्स. Types of deposits: secured deposits secured by creating charge on tangible assets. Unsecured deposits, no security available. अब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. सब रूल 21C है और रूल 21C में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को इन्होंने डिपॉजिट्स की बात की है कि भाई ये डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे. पहला, any amount received from the central government or a state government. कोई भी पैसा मिला है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, हम उसको डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे. और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जिसका रीपेमेंट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रखी है. मतलब आपने कहीं और से पैसा लिया बट उसकी रीपेमेंट की गारंटी, मतलब एज अ गारंटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. तो भी एक तरह से देखें तो पैसा कहां से आया है? सीजीएसजी से. लॉ ने बोला इसको भी हम डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं लेकर आने वाले हैं. आगे, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी, आपको कोई नगर पंचायत या कोई लोकल अथॉरिटी से, आपको कोई म्युनिसिपैलिटी बोर्ड से पैसा मिला है, उसको भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है. Any amount received from a statutory authority constituted under the Act of Parliament और state legislature. लॉ ने बोला यहाँ कहीं से भी पैसा मिला है, हम डिपॉजिट्स की कैटेगरी में इस अमाउंट को कैटेगराइज नहीं करेंगे. Any amount received from, second point, received from foreign government.
आपको विदेशी गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला है, बाहर की सरकार ने कुछ पैसा दिया आपकी कंपनी को, हम डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे, फेमा का कंप्लायंस करो भाई। फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक से पैसा मिला, डिपॉजिट्स में नहीं आएगा। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, सब्जेक्ट टू फेमा की बात करनी है भाई। फेमा का कंप्लायंस करो और आप प्रोविजन के हिसाब से पैसा लेकर आ जाओ, हम इसको डिपॉजिट्स के सेक्शन से बाहर कर देंगे, आपको सर्कुलर वर्कुलर इश्यू करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, आपको पैसा मिला है किसी बैंकिंग कंपनी से, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला है, उसकी सब्सिडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी बैंक से मिला है पैसा, नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम एनी कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंकिंग चैनल से पैसा मिला है, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। 3 पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट या कोई बैंकिंग से पैसा मिला है, वो डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और अ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पीएफआई, कोई भी पैसा मिला है आपको, कहां से, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हम उसको डिपॉजिट्स कैटेगरी में नहीं लाएंगे। सब 2 पॉइंट हो गए हमारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के, 2 पॉइंट हो गए बैंकिंग कंपनी के और पीएफआई से, राइट। आगे, पांचवा पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इशू होगा फॉर अ मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, राइट। 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी के लिए नहीं होता है इशू, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कमर्शियल पेपर या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन नोटिफिकेशन इशूड बाय द आरबीआई। याद रखना, कमर्शियल पेपर कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं आपके, ट्रेजरी बिल हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ, कमर्शियल बिल हुआ, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला कोई भी आपने पैसा लिया है, क्या इशू करके, कमर्शियल पेपर इशू करके, लॉ ने बोला यार आरबीआई की बात मानो, कंपनीज एक्ट की बात नहीं मानो, आपको जरूरत नहीं है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा दिया है, जिसको हम प्रेम से बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। लॉ ने बोला ये हमने आपको सुविधा दी है साहब, इस पर हम डिपॉजिट्स के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। सातवां पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है वो, शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेट्रा, any amount received or held pursuant to an offer made in accordance with the provision of act towards subscription to any securities including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment। मतलब आपने, मेरी कंपनी ने कोई शेयर्स इशू करने के लिए विज्ञापन दिया, पब्लिक ने अप्लाई करा, हमने अभी उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं, मतलब मेरी कंपनी के पास पब्लिक की शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग पड़ी है अकाउंट में, राइट। So long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of security applied for। लॉ ने बोला इसको हम डिपॉजिट्स कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। एक्सप्लेनेशन, it is clarified by way of explanation that if the securities for which application money advance for such securities was received, अगर आपने अलॉटमेंट नहीं करा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटीज, सच एप्लीकेशन मनी रिफंड करने चाहिए थी अगले 15 दिन में, मतलब 60 दिन में इशू करो, नहीं करा नेक्स्ट 15 डेज में पब्लिक का पैसा वापस कर दो, नहीं किया वापस, तो फिर लॉ ने बोला यार इस वाले अमाउंट को हम डिपॉजिट्स मान लेंगे और आपके ऊपर रूल्स लग जाएंगे। बहुत ध्यान से, राइट, ये वाली चीज बेहद काम की है। जब भी पैसा मिला है आपको शेयर एप्लीकेशन का, 60 दिन में अलॉटमेंट करना है, नहीं अलॉटमेंट करा 15 डेज में पब्लिक का पैसा वापस करो, 60 दिन के बाद 15 दिन में पब्लिक का पैसा वापस करो, नहीं वापस करा समस्या है साहब। लॉ ने बोला यार हम क्या करेंगे, हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे और सेक्शन 73 से लेकर 76A तक लग जाएगा।
आगे however unless otherwise required under the Companies Act 1956 or the SEBI Act 1992 or rules regulation made thereunder to allot any shares, stock, bond, debenture within a specified period. मतलब अगर सेबी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट ने कहीं लिखा है कुछ, if a company has received any amount by way of subscription to any shares, stocks, bond before 1st April 2014, मतलब रूल्स के आने के पहले, और आपने अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2014 अगेंस्ट विच द अलॉटमेंट इज पेंडिंग ऑन 31st March 2015 और जिसके लिए 1 साल तक अलॉटमेंट पेंडिंग रहा, द कंपनी शेल बाय 1st June 2015 इधर रिटर्न, आपको पैसा पब्लिक को वापस करना पड़ेगा या शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक वगैरह आपको देना पड़ेगा. फर्दर it is clarified that any adjustment of the amount for any other purpose shall not be treated as refund. आपने वो किसी और में अमाउंट एडजस्ट कर लिया, आपने बोला यार कि ये वाला जो पैसा है ये हम सिक्योरिटीज तो इशू नहीं कर पा रहे हैं, बट ये जिस पर्सन ने सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया था वो कंपनी का डेटर है और 2 लाख रुपए इनका बकाया है, या हमने कोई चीज इनको बेच दी, हमने उसमें एडजस्ट कर दिया, लॉ ने बोला इस एडजस्टमेंट को हम रिफंड नहीं ट्रीट करेंगे. 8th point, amount from director. Any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a director of the company or a relative of the director of the private company, लॉ ने बोला हम इसको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे. However, मतलब डायरेक्टर से लिया हुआ पैसा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, राइट. However, the director of the company or relative or director of private company, as the case may be, from whom money is received is required to furnish to the company at the time of giving the money a declaration. आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई जो पैसा दे रहे हो वो पैसा आपका खुद का है, वो पैसा आपने कहीं से बोरो वोरो नहीं किया है. अजीब तरीके का डिक्लेरेशन है, बट लॉ ने है बोला है तो हमको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में जाके लिखना पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ता है. पॉइंट नंबर 9, बॉन्ड डिबेंचर. बॉन्ड डिबेंचर की बात करें, एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड डिबेंचर, पारिपशु वाला पॉइंट याद है, 400 पढ़ा था हमने. सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज और द चार्ज रैंकिंग पारिपशु with the first charge on any assets referred to in schedule 3rd of the act excluding intangible assets of the company. Bond or debenture compulsory convertible into shares of the company within 10 years. However, if such bond or debenture are secured by the charge of the assets referred to in Schedule 3rd, excluding intangible assets, such amount of bond shall not exceed the market value of the assets जो भी असेस करी गई है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा. 9th point, any amount raised by issue of NCD, non-convertible debenture, not constitute a charge on the assets of the company. और जिनका कंपनी पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब अनसिक्योर्ड नेचर के हैं और जो लिस्टेड है RSE में एज पर द एप्लीकेबल रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, लॉ ने बोला ऐसा कोई अमाउंट रेज किया गया है जो सिक्योर्ड नहीं है, जो लिस्टेड है सेबी के द्वारा, तो लॉ ने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी के द्वारा लिस्टेड है जो, उसको भी हम डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे. एग्जाम्पल, Surya Limited has raised 2 lakh rupees through issue of NCD, not constituting a charge on the assets of the company and listed on a RSE. जो कहाँ listed है सब, recognized stock exchange पे. As per the applicable regulation made by the SEBI, the said amount will not consider as deposits. 10th point, आपको पैसा मिला एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय से पैसा मिला ज्यादा नहीं है, किससे, not exceeding his annual salary under a contract of employment. कंपनी को मिस्टर एक्स से पैसा मिला है और पैसा मिला है 6 लाख रुपया, ये 6 लाख रुपए उसकी सैलरी है 7 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है. विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो पैसा दिया है बिना ब्याज के दिया है एम्प्लॉय ने, लॉ ने बोला डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे. ब्याज के है या सैलरी से ज्यादा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन लग गई
तो वो डिपॉजिट्स हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, 2.5 लाख मिले हैं रघु से, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज ड्रॉइंग एनुअल सैलरी ऑफ 2 लाख रुपए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स। This amount received by the company from employee Mr. Raghu will be considered as deposit. क्यों? 2.5 लाख मिला है और सैलरी कितनी है? 2 लाख। In terms of clause 10 of the said rules, as amount received is more than his annual salary, non bearing, मतलब अमाउंट ज्यादा हो गया या इंटरेस्ट लग गया तो उसको हम प्रोविजन लग जाएगा। Any non interest bearing amount received or held in trust, लॉ ने बोला डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। 12th point, any amount received in course of for the purpose of the business of the company। अब ये वाला बात कर रहा है सप्लायर से हमको मिला है, एज अ एडवांस फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कस्टमर ने कुछ एडवांस दिया पैसा, अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर प्रोवाइडेड दैट such advance is appropriated against supply of goods and services within a period of 365 days from the date of acceptance of such advance। कस्टमर ने कोई एडवांस दिया, वो एडवांस हम एडजस्ट करेंगे जब हम गुड्स उनको देंगे या हम सर्विसेज उनको देंगे। 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर जब से एडवांस मिला है हम उसको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। हाउएवर, इन केस ऑफ एनी एडवांस विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोई विवाद चल रहा है कंपनी का एंड वो पर्सन डेटर का, दस सॉरी यस डेटर का, द सेड लिमिट ऑफ 365 शैल नॉट अप्लाई। एक और पॉइंट, आपकी कंपनी में कोई एडवांस मिला है, अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको जो पैसा मिला है वो कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, अंडर एन अग्रीमेंट और अरेंजमेंट प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। आपको पैसा मिला है और वो पैसा मिला है ड्यू टू एनी एग्रीमेंट, तो लॉ ने बोला वो वहीं पर एडजस्ट करना, तो हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। Any security deposits for the performance of contract for supply of goods and provision of services, deposits नहीं मानेंगे। डी पॉइंट, कोई भी एडवांस मिला है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोज कवर्ड बाय बी अबव, राइट, नहीं मानेंगे हम डिपॉजिट्स। ई पॉइंट, एज अ एडवांस टुवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज, मतलब ये पूरा का पूरा पॉइंट नंबर जो आपका ये है 12th वाला, ये पूरा का पूरा एडवांस की बात करेगा। इन द फॉर्म ऑफ वारंटी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिटन एग्रीमेंट। सब मेरी कंपनी डील करती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हमने कस्टमर से एडवांस लिया प्लस 3 साल की वारंटी दी है और 3 साल के लिए 3,000 रुपए चार्ज किए हैं। If the period for providing such services do not exceed the period prevalent as per the common business practices of 5 years, मतलब लॉ ने एक वक्त दे दिया 5 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट विच एवर इज लेस, तो हम नहीं मानेंगे। आपने किसी को बोला भाई 12 साल के लिए हम आपसे 12,000 रुपए ले रहे हैं और 12 साल की सर्विस देंगे, सब लॉ ने बोला टाइम पास नहीं, हम इसको डिपॉजिट फिर मान लेंगे 5 साल या जितना मिलता हो नॉर्मली उस बिजनेस में, विच एवर इज लेस। As an advance received or is allowed by the sectorial regulator in accordance with the directions of the central government, state government, as an advance for subscription towards publication, whether in print or electronic, to be adjusted against the receipt of such publication. However, it is clarified that if the amount received under clause item A, item B, item D above becomes refundable with or without interest due to the reason that the company accepting the money does not have necessary permission or approval wherever required to deal in goods or properties or services for which the money is taken, मतलब जिस चीज के लिए आपने एडवांस लिया था उस चीज को आपको डील करने की परमिशन नहीं है, then the amount received shall be deemed to be the deposit under these rules। जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और डी पॉइंट है, मतलब ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज और ये वाले में इनमें बात करी गई है, राइट। Further, by way of explanation, it is clarified that the purpose of this subclause, the amount shall be deemed to be deposit on expiry of 15 days
जब से वो रिफंड, मतलब रिफंड करना है पैसा 15 दिन के अंदर, 15 डेज का वक्त लॉ ने दिया है, 15 डेज के बाद हम उसको क्या मानेंगे, डिपॉजिट्स मान लेंगे। 13 पॉइंट, any amount brought in by the promoter of the company by way of unsecured loan, कोई पैसा लेकर आया है प्रमोटर unsecured लोन की तरह, in pursuance of the stipulation of any lending financial institution, मतलब मेरी कंपनी बैंक से पैसा लेने गई, मेरी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक से पैसा, आईसीआईसीआई मतलब हम आपको 100 करोड़ रुपए दे देंगे जब आप 10 करोड़ रुपए खुद का डालो बिजनेस में। बैंक ने कंडीशन डाल दी है, राइट, कि हम आपको लोन दे देंगे प्रोवाइडेड आप 10 करोड़ रुपए खुद का डालो। Subject to the fulfillment of following condition, the loan is brought because of the stipulation. Stipulation मतलब क्या होता है बच्चों, conditions imposed by the lending institution or the promoter to contribute such finance. एक बात, the loan is provided by the promoter themselves or relative of both. लोन कुछ उन्होंने दिया है प्रमोटर ने या उनके रिलेटिव ने दिया है। Such exemption shall be available only till the loan of FI or banks are repaid and not thereafter. ये अमाउंट हम जब तक डिपॉजिट नहीं मानेंगे जब तक वो लोन रीपे नहीं हुआ, उसके बाद वो डिपॉजिट्स मान लेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स बाय डिफॉल्ट, यार सेक्शन 406 में अलाउड होता है। Any amount received by way of subscription in respect of chit under the Chit Fund Act 1982, डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू हमने मेंबर से पैसा लिया, डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। An amount of ₹25 lakhs or more received by a startup company by way of convertible note, convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding 10 years in a single transaction from a person, हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टअप, मेरी कंपनी ने कोई स्टार्टअप बिजनेस किया स्टार्ट, राइट, अब मेरी कंपनी को कोई पैसा मिला है, कहां से, कोई भी इन्वेस्टर से, 10 साल के लिए मिला है या 25 लाख या उससे ज्यादा का मिला है, तो हमने बोला डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। और स्टार्टअप मतलब प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब कुछ होता है आपका स्टार्टअप का। कन्वर्टेबल नोट मतलब जो कन्वर्ट होगा आगे इक्विटी में। पॉइंट नंबर 18, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सेम है CIS की लाइन पे काम करता है। डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, राइट, जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं VCF। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द सेबी, इन सबको पैसा मिला है, राइट। आपको AIF से पैसा मिला है, वेंचर कैपिटल से मिला है, लॉ ने बोला इनकम डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं, राइट। It is clarified that such amount received by the private company prior to 1st April 2014, okay, director relative, okay, whether एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द मेंबर डायरेक्टर रिलेटिव बिफोर 1st April 2014, whether to be considered as deposit or not under the Companies Act, तो इस पे क्लैरिफिकेशन पे जवाब दिया है। It is clarified that such amount received by private company prior to 1st April 2014 shall not be treated as deposit subject to the condition that relevant private company shall disclose in the notes of the financial statement, में आपको disclose करना पड़ेगा। However, any renewal or acceptance of fresh deposit on or after 1 अप्रैल 2014, जब से कंपनीज एक्ट के रूल्स चालू लगना, shall be in accordance with the Companies Act when the rules, फिर आपको इसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास 18 तरीके के पॉइंट्स हैं जो रूल नंबर 21C में डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं, राइट। कितने पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट है। ये 18 के 18 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स काम के हैं। MCQ क्वेश्चन या कुछ भी आपसे एग्जाम में इनके ऊपर पूछा जा सकता है डिपॉजिट्स के लिए। किस किस को डिपॉजिट माना जाएगा, किस किस को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, तो हमने बात की है सेक्शन 2 क्लॉज 30 में डिपॉजिट की डेफिनेशन की बात की है। एंड 18 तरीके के हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं जो
रूल 21C में बोलता है कि भाई इनको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। चले आगे का कंसेप्ट के लिए हम चार्ट्स पे चले साहब। क्या आगे का कंसेप्ट है? तो एक कंसेप्ट है आपका डिपॉजिटर की डेफिनेशन है कि भाई डिपॉजिटर कौन होता है, राइट? तो डिपॉजिटर मींस कोई भी मेंबर को हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो डिपॉजिटर, या फिर कोई भी पर्सन है, राइट? यहाँ पर पर्सन मतलब हम बात कर रहे हैं अदर देन मेंबर who has made a deposit with a public company under section 76। अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 76 में किसी पब्लिक कंपनी को डिपॉजिट दिया है तो उस पर्सन को भी हम क्या बोलने वाले हैं, डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर की डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें दो चीजें कवर है। एक तो मेंबर, मेंबर को हम क्या बोलेंगे हमेशा, भाई आप कौन हो, डिपॉजिटर, या और कोई पर्सन जो सेक्शन 76 में पैसा कंपनी को दे रहा है, राइट? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी तो उस पर्सन को भी हमने कहाँ क्लासिफाई कर दिया है, डिपॉजिटर की डेफिनेशन। आगे जब हम सेक्शन 76 पढ़ेंगे तब एक हम टर्म की बात करेंगे और वो है आपकी एलिजिबल कंपनी। कौन सी कंपनी है, एलिजिबल कंपनी। अब एलिजिबल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होता है, तो लॉ ने बोला मींस अ पब्लिक कंपनी। एलिजिबल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़ है या फिर जिसका टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपए है। ऐसी पब्लिक कंपनी को हमने क्लासिफाई कर दिया है कि भाई आप पब्लिक कंपनी तो हो, बट for the purpose of this definition under this chapter 5 of the Companies Act 2013 हम आपको क्या बोलेंगे, एलिजिबल कंपनी। कब बोलेंगे, अगर आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम 100 करोड़ रुपए है या आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है, तो दोनों में से आप कोई भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, हम आपको क्या बोलेंगे, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आगे prior consent of company in general meeting by means of a special resolution plus RBI और ROC के अप्रूवल रिक्वायर्ड है। और लॉ ने बोला है जो भी एलिजिबल कंपनी है जो एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट्स पे, आपको सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट को चेक करना है। अगर आपने जो लिमिट लिया, आपने जो लोन लिया है, अगर वो लिमिट के अंदर है तो आपको रिजोल्यूशन की रिक्वायर्ड, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लिमिट के बाहर है देन इन दिस केस आपको पर्टिकुलर रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। चले थ्योरी पार्ट की बात करें सब, डिपॉजिटर की डेफिनेशन है। तो डिपॉजिटर एज पर रूल 21D, डिपॉजिटर मींस एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। उसको हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो, डिपॉजिटर, हु हैज मेड अ डिपॉजिट with the company in accordance with the provision of 73 subsection 2 of the act, or any person who has made a deposit with a public company in accordance with the provision of section 76 of the act, उसको हम क्या बोलेंगे यार, डिपॉजिटर। मतलब मेंबर की बात करें, पर्सन की बात करें, इनको हम क्या बोलने वाले हैं, डिपॉजिटर बोलने वाले हैं। in other words any member of a private or a public company who has deposited money विद द कंपनी इज अ डिपॉजिटर, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो, डिपॉजिटर। एनी पर्सन इवन इफ नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो अ डिपॉजिटर, उस व्यक्ति को भी हम क्या बोलेंगे यार, डिपॉजिटर, राइट। आगे आगे डेफिनेशन दी है साहब एलिजिबल कंपनी की। और एलिजिबल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी को हम एलिजिबल कंपनी कहेंगे। और अगर किसी पब्लिक कंपनी को हमको एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में कैटेगराइज करना है तो उसका हमको नेटवर्थ और टर्नओवर की बात करनी पड़ेगी। रूल 21E सेक्शन, रूल नंबर याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी एलिजिबल कंपनी की कैटेगराइजेशन नहीं भूलना है। The term eligible company means a public company। सबसे पहली बात तो एलिजिबल कंपनी में कोई भी प्राइवेट कंपनीज का पार्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी होगी। As referred to in section 76(1), having net worth of not less than 100 crore rupees और turnover not less than 500 crore rupees, right? जो भी आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी eligible company, which has obtained the prior consent in general meeting by means of a special resolution and also filed the said resolution with the ROC before making an invitation
for the purpose of acceptance of deposits. However, an eligible company which is accepting deposit within the limits है तो ordinary resolution से काम चल जाएगा, limits के बाहर है तो special resolution required होगा. A public company is eligible to accept deposit from the public at large only if it meets the above mentioned criteria. Accordingly, it should be a public company. पहली बात वो क्या होना चाहिए यार, public company होना चाहिए. It should have a net worth of minimum 100 crore और a turnover of minimum 500 crore होना चाहिए. ऑब्टेन कर लियो आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया हो जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन आरओसी को फाइल कर दिया है एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सफिशिएंट है अगर जो भी हमने बोरो किया है वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है. चले आगे हम चार्ट्स में बात करें और क्या कंसेप्ट है अब ध्यान से. फिर बाद में सेक्शन 73 बोलता है, सेक्शन 73 बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं. लॉ ने बोला सबसे पहली बात तो 3 तरह की कंपनी को बाहर कर दो, बैंकिंग कंपनी को बाहर कर दो, एनबीएफसी को बाहर कर दो या और कोई कंपनी टू सच अदर कंपनी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, ऐसी कंपनी को बाहर कर दो. कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर. लॉ ने बोला सबसे पहली बात तो आपको डिपॉजिट लेना है, रेजोल्यूशन पास करो और वो भी कौन सा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. आरबीआई की अप्रूवल लो, यस ले ली है तो आप सर्कुलर इशू कर दो टू इट्स मेंबर्स. राइट, इशू ऑफ सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स, आप मेंबर्स को सर्कुलर इशू करो. प्लस सर्कुलर में आपको क्या क्या देना है यार, फाइनेंशियल पोजीशन का जिक्र करना है कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. रेटिंग की बात करनी है, क्रेडिट रेटिंग कितनी है. टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स की बात करनी है, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट्स की बात करनी है हमको. ये सारी चीजों आपका डिस्क्लोजर आपको सर्कुलर में देना है. और सर्कुलर मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस. एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस नहीं होता बट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है और इसकी एक कॉपी आरओसी को फाइल कर देना. लॉ ने बोला है आप डिपॉजिट या कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट की है अर्लियर डिपॉजिट्स में या उसके ब्याज में. लॉ ने बोला प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे उनका तो आपने रिपेमेंट किया नहीं, ब्याज बेचारों का आपने दिया नहीं, तो हम आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने देंगे आगे के लिए. प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. राइट, एक कंसेप्ट है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट, the company shall deposit in a scheduled bank in a separate bank account a sum equal to the कितना परसेंट, 20% of amount of deposit maturing during the financial year. जो भी आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका अमाउंट मैच्योर होने वाला है उसका 20% आपको पैसा यहाँ रखना पड़ेगा. सच अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर, और ये पैसा आपको जो यहाँ रखना पड़ेगा वो 30 अप्रैल तक रखना पड़ेगा. लगभग डिपॉजिट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जैसा कंसेप्ट है. सच अकाउंट शैल बी कॉल्ड एज अ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. राइट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट सेम जैसा होता है. द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस. सिर्फ और सिर्फ हम डिपॉजिट्स वालों का रीपेमेंट में ही यूज करना है इससे पैसा, और कोई तरीके से और किसी जगह ये पैसा आपको यूज नहीं करना है. क्लॉज ए से लेकर ई तक प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगेगा जिसने पैसा लिया है मेंबर से और वो भी 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लिमिट के अंदर लिया गया है और कोई कंपनी ने डिफॉल्ट भी नहीं की है, तो आपके ऊपर ये क्लॉज ए से लेकर मतलब सर्कुलर वगैरह इशू की जरूरत नहीं है आपकी प्राइवेट कंपनी को. चले भाई, प्रोहिबिटेड प्रोविजन एंड एग्जम्प्टेड कंपनीज. प्रोहिबिटेड प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73(1)
No company can accept or renew deposit from public unless it follows the manner provided under Chapter 5 of the Act for acceptance for renewal of deposits from public. Manner of acceptance of deposit from public is explained later in this chapter. भाई पब्लिक से आपको लेना है तो सेक्शन 76 का सहारा लेना पड़ेगा. Exempted companies, extract of act. According to section 73(1), on or from the commencement of this act, no company shall invite, accept, renew deposit under this act from the public except वो वाली कंपनी जिनको हमने क्वालिफाई किया है, और ये वाली कंपनी सेक्शन 76 में एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी. नेटवर्क टर्नओवर की बात है. Provided that nothing in this subsection shall apply to banking company, non-banking housing finance company as defined by in the RBI Act 1934, or to such other company as the central government may, after consultation with the RBI, specify in this behalf. This bring out the fact that deposit provision as contained under the Companies Act 2013 are meant to regulate acceptance of deposit by non-banking, non-financial companies, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनीज ओनली. ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर लगता है जो बैंकिंग कंपनी नहीं है. रिलायंस हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, ये कंपनीज जो है L&T हुआ, इन कंपनीज को हमने एग्जम्प्ट कर दिया है कि भाई आपके ऊपर ये सेक्शंस नहीं लगेंगे. चल, प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स. किससे बात कर रहे हैं हम? सिर्फ मेंबर से लेने की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर पब्लिक का जिक्र नहीं करेंगे. क्या लिखता है लॉ? एनी कंपनी. एनी कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी हुई, प्राइवेट कंपनी हुई, कोई भी कंपनी हुई, में एक्सेप्ट और रिन्यू. आप नए डिपॉजिट ले लो, पुराने लिए थे उनको रिन्यू भी कर सकते हो. जो किससे लिए गए थे? फ्रॉम इट्स मेंबर बाय फॉलोइंग द प्रोविजन एज सेट आउट बिलो. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखकर आपने कुछ काम किया है. सबसे पहला, रिजोल्यूशन पास करो. तो आपको जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना है, पहली बात. सर्कुलर इशू करना है. द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू अ सर्कुलर. सर्कुलर मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी. मेरी कंपनी जब डिपॉजिट इनवाइट कर रही है, किससे? मेंबर से. मेंबर पढ़कर समझकर अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें. इंक्लूडिंग देयरइन अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कंपनी की अभी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने ली है क्या? क्रेडिट रेटिंग मतलब क्रिसिल, इकरा, केयर वालों ने कोई रेटिंग दी है क्या? नॉर्मली जब भी कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, देन इन दैट केस आपको रेटिंग लेनी पड़ती है. टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स की बात करें अपन, the sum due towards deposit in respect of any previous deposit accepted by the company and such other particulars as may be prescribed form and manner. According to Rule 4, the company shall issue such circular to the member by registered post with acknowledgement due or speed post or electronic mode. Form number दिया है DPT. DPT stands for deposit 1. मतलब सर्कुलर का जो फॉर्मेट होगा वो DPT 1 वाला फॉर्मेट होगा. जो भी सर्कुलर आपने इशू करा है, लॉ ने बोला आप DPT 1 तो मेंबर को भेज दो. आपको पब्लिश कराना है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो उस स्टेट में बढ़ता हो जो मेरी कंपनी जहां पर सिचुएटेड हो. In addition, a certificate of the auditors of the company shall be attached in form DPT 1, stating that the company has not committing default in repayment of deposit and payment of interest on such deposit accepted before or after पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट. मतलब एक ऑडिटर साहब का सर्टिफिकेट भी लगेगा जिसमें ऑडिटर साहब लिख के देंगे कि भाई कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है डिपॉजिट के रीपेमेंट में प्लस इंटरेस्ट में. मतलब ऑडिटर की एक्स्ट्रा लायबिलिटी, liability in the sense of correct reporting. In case a company has committed a breach in repayment of deposit accepted either before or after the commencement of this act, or in the payment of interest on such deposit, a certificate of the auditor of the company
shall be attached in form DPT1। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो भाई वो सर्टिफिकेट लगा दो ऑडिटर का, जिसमें ऑडिटर ने क्वांटिफाई किया है, स्टेटिंग दैट कंपनी हैज मेड गुड द डिफॉल्ट, और आपने मतलब डिफॉल्ट की थी, बाद में ठीक कर दिया, and a period of 5 years has lapsed since the date of making good the default as the case may be। और डिफॉल्ट ठीक करने से 5 साल आपने वक्त निकल गया है, मतलब बहुत पुरानी डिफॉल्ट है। Such circular shall be issued on the authority in the name of the board of directors of the company। The advertisement shall remain valid till the earliest of the following date। जो भी सर्कुलर वाला आपने इशू किया है वो कब तक वैलिड रहेगा? लॉ ने बोला 6 महीने तक फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च से सितंबर माने हम, या द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लेड बिफोर द कंपनी एट एजीएम। और अगर कोई एजीएम नहीं है तो लेटेस्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड एज पर द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मतलब 30th सितंबर इन जनरल केस। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीना, या फिर आपकी एजीएम जो भी हो जाए, जो भी डेट पहले आ जाए उस डेट तक उस सर्कुलर की वैलिडिटी होगी, अर्लीस्ट वर्ड है, राइट। अ फ्रेश सर्कुलर शैल बी इशूड इन ईच सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। सर्कुलर को आरओसी को फाइल करना है 30 दिन के अंदर। ये देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट 20% क्रिएट करना है। कब तक क्रिएट करना है? 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक हर साल का। और इसमें जो भी अमाउंट मेरा मैच्योर होने वाला है उसका आपको ये अमाउंट में यहाँ ट्रांसफर करना है, और ये अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ उसी रीपेमेंट में यूज करना है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना, साफ साफ मेंशन है। Provided that the amount remaining deposited shall not at any time fall below the 20% of the, मतलब 20% तो हमेशा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब मिस्टर ए का पेमेंट कर दिया आपने, इसमें से फिर कम हो गया, फिर से और बना लो, एक समय पर 20% तो कम से कम होना ही चाहिए। Certification as to no default in repayment। The company need to certify that it has not committed any default in the repayment of deposit accepted before or after the commencement। कंपनी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है या उसके इंटरेस्ट में और 5 साल इस बात को निकल चुके हैं। Provision of security। The company may provide security, if any, for the due repayment of amount or deposit or interest thereon, मतलब secure deposits। Further, if security is provided, the company shall take steps for creation of charge on the assets। Charge create करना पड़ेगा। It may be noted that in case a company does not secure the deposits or secure such deposit partially, then the deposit shall be termed as a unsecured deposit। तो ऐसे डिपॉजिट को हम क्या ट्रीट करेंगे यार? अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। Accordingly, it shall be so quoted in every circular, form, advertisement or in any other document relating to invitation or acceptance of deposit। फिर आपको हर जगह चस्पा करना है कि भाई ये डिपॉजिट्स कौन से वाले हैं। प्राइवेट कंपनी के ऊपर ए टू सी एंड ई प्रोविजन नहीं लगेगा। 73 सबसेक्शन 2 वाले विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ सर्कुलर, इनको सर्कुलर वगैरह इशू नहीं करना। Filing the copy of such circular with the registrar, depositing of certain amount, certification as to no default committed shall not apply to a private company which accept from the member money, जो 100% of the paid up capital free reserve security premium इससे ज्यादा accept नहीं करता। एक बात, which is a startup for 5 years from the date of incorporation, उसको exemption है। which fulfill the of the following condition, namely पहला, वो जो प्राइवेट कंपनी है वो किसी की होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, मतलब उसकी किसी कंपनी ने कोई होल्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वो सिंगल प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। उस प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल या 50 लाख विच एवर इज लोअर, इससे कम होना चाहिए।
ये कंडीशन प्लस कंडीशन है, राइट। सच कम और उस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, कंटिन्यू नहीं है। However, such a company as referred to in ABC shall file, आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, DPT3 तो फाइल करना पड़ेगा। आगे 7th point, repayment of deposit, every deposit accepted by the company shall be repaid with interest। ऑब्वियसली आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। हम लगा देंगे एप्लीकेशन किसको, ट्रिब्यूनल को। कंपनी अगर आपने कोई फेलियर करा पे करने में तो हम लगा देंगे एनसीएलटी को एप्लीकेशन, और एनसीएलटी डायरेक्शंस देगा कि भाई फटाफट इनका डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करो या इनको लॉस से कंपनसेट किया जाए। In case company fails to repay the deposits or part thereof or any interest thereon, the depositor concerned may apply to tribunal। ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी, और एनसीएलटी डायरेक्शन देगा कि भाई फटाफट दो या कंपनसेशन दो। यूजिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना और किसी पर्पस के लिए यूज मत करना, राइट। तो हमने अभी तक चार्ट्स में हमने दो चार्ट्स देखे हैं डिपॉजिट्स के, एक बेसिक चार्ट्स है और एक में 73 का जिक्र है आगे का। अब हम कुछ रूल्स की बात करें, क्योंकि अब हम जो थ्योरी में पढ़ेंगे वो उसमें रूल्स का भी जिक्र है। तो डिपॉजिट का रूल 3 है और यही डिपॉजिट का रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट चार्ट है, नो कंपनी एज स्पेसिफाइड इन 73(2) या फिर एलिजिबल कंपनी, मतलब नो कंपनी मतलब हर तरह की कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। कोई भी कंपनी shall accept और renew any deposit which is repayable on demand। आज मैंने पैसा दिया कंपनी को, मैं मेंबर हूँ कंपनी में, कल पैसा वापस मांगने आ गया, लॉ ने बोला फालतू टाइम पास मत करो, ऐसा रिपेबल ऑन डिमांड। अरे भाई बैंक खोल के थोड़ी ना बैठे हैं कि कंपनी आपको एक तो ब्याज देगी 9-10% का, और कंपनी ने आपको आज पैसा दिया कल मांगने आ गए, नहीं, कंपनी ने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो लॉ ने बोला रिपेबल ऑन डिमांड की तो बात करनी ही नहीं है। और टाइम लिमिट कम से कम 6 महीने का डिपॉजिट देना, मैक्सिमम 36 महीने का देना। याद रखना कोई भी कंपनी 36 मंथ से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकती। करना है आप रिन्यूअल कर दो फटाफट, और रिन्यूअल कर दो और रिन्यूअल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में 36 महीने 36 मंथ 3 साल से ज्यादा का डिपॉजिट की बात नहीं करना है। मिनिमम कितना है, 6 मंथ का। एक्सेप्शन, एक मात्र एक्सेप्शन है कि भाई 6 महीने से कम का ले सकते हो, बट वो फिर भी 3 महीने का जिक्र है, मतलब फिर भी मिनिमम 3 मंथ का है। और उस 3 महीने में मतलब आपको जो 3 से 6 महीने वाला डिपॉजिट लेना है वो 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ द कंपनी से ज्यादा मत लेना, राइट। तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखी है कि भाई आपको लेना है डिपॉजिट्स, पहली बात तो रिपेबल ऑन डिमांड वाला डिपॉजिट नहीं लेना है, एक बात। दूसरी, मिनिमम 6 महीने का डिपॉजिट लेना है। तीसरी बात, मैक्सिमम 36 मंथ का डिपॉजिट होगा। जो हमने मिनिमम मैक्सिमम की बात की है, लॉ ने बोला 6 महीने से कम में एकमात्र एक्सेप्शन है, आप 3 महीने का डिपॉजिट भी ले सकते हो। क्या मेरी कंपनी 2.5 महीने का 2.5 मंथ्स का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं, कोई एक्सेप्शन कोई रूल नहीं बात करता। आप ले सकते हो 3 महीने का, ले सकते हो 3 महीने से कम की बात नहीं है, बट वो 3 महीने में भी मैक्सिमम कितना लेना है आपको, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल। आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल निकालो। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 लाख है, 2 लाख रुपए प्रीमियम है और 3 लाख रुपए फ्री रिजर्व है, टोटल हुआ 10 लाख। 10 लाख का 10% मैक्सिमम 1 लाख का डिपॉजिट ले सकता हूं 3 महीने से। रूल 3(2) बात करता है भाई डिपॉजिट जो लेना है वो ज्वाइंट नेम में, राइट। सब शर्मा जी चाहते हैं कि सब उसमें मिसेस शर्मा जी का नाम आ जाए, वो छोटा चिंटू है, वो पिंटू है, वो सिंटू है, ये बच्चे और आ जाए। लॉ ने बोला टाइम पास नहीं, अब नॉट एक्सीडिंग 3 से ज्यादा व्यक्तियों का ज्वाइंट नेम नहीं पॉसिबल है। आगे
ये तो हुआ रूल 3.1 और 3.2। रूल 3.3 बोलता है नो कंपनी रेफर्ड अंडर सेक्शन 73(2) shall accept or renew deposit from its member exceeding 35% of the paid up share capital, free reserve or security premium। बहुत ध्यान से रूल 3.1 3.2 बात 3.1 बात करता है 10%, 6 महीना, 36 महीना, नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड एज रिपेबल ऑन डिमांड। 3.2 बात करता है ज्वाइंट नेम्स की। 3.3 बात करता है कोई भी कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती किससे, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंबर से। 35% से ज्यादा नहीं ले सकते। 35% काहे का, 35% किस चीज का, तो लॉ ने बोला पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम। अगर मेरी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मैं एक्सेप्ट 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व की बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात है, प्रोवाइडेड डीपीटी3 आरओसी को फाइल कर दो, राइट। Provided further that a maximum limit in respect of deposit to be accepted from member shall not apply to following classes of private company। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, 10 साल की बात है, ऐसी प्राइवेट कंपनी a private company which fulfills all of the following condition, namely which is not an associate company, borrowing उसकी twice of its paid up share capital या 50 करोड़ whichever less से ज्यादा नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं की गई है, ये वाली चीजें हमको ध्यान में रखना है। चले, रूल 3.4 बोलता है नो एलिजिबल कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू रूल 3.4 ए फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब ये वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगा, एलिजिबल कंपनी पर। ये वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात करेगा जिनकी नेटवर्थ या जिनका टर्नओवर 100 और 500 करोड़ का फिगर याद रखें। मेंबर से लेना है तो 10% का फिगर है, एनी अदर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक तो 25% का है। कंफ्यूजन नहीं होना है हमको, राइट। रूल 3.1 बात करता है ड्यूरेशन की, रूल 3.2 बात करता है ज्वाइंट नेम्स की, 3.3 बात करता है कोई भी कंपनी को डिपॉजिट लेना है मेंबर से, 3.4 बात करता है एलिजिबल कंपनी की। 3.3 में सारी तरह की कंपनी कवर है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। 3.4 में सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी को भी छोड़कर सिर्फ एलिजिबल कंपनी की बात है। 3.5 में गवर्नमेंट कंपनी की बात है और गवर्नमेंट कंपनी में 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की बात की गई है। तो रूल 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 बोल रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ब्रोकरेज, आरबीआई ने जितना बोला उससे ज्यादा मत देना, और ब्रोकरेज सिर्फ उसी व्यक्ति को देना जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया। अब आप बोलोगे कि सर यार ब्रोकरेज क्यों देना है, तो बेटा उसका आंसर है सब बहुत सारे मैं एक पर्सन हूँ, मैंने दूसरे लोगों को लुभावने ऑफर दिए हैं, यार कहाँ आप एफडी में कर रहे हो, कहाँ एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फलानी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट कर दो, 36 महीने में 10% ब्याज दिलवाएंगे आपको, 11% ब्याज दिलवाएंगे, कंपनी मुझे ब्रोकरेज देगी, दलाली देगी मुझे ये काम करने के लिए, राइट। तो लॉ ने बोला जिस पर्सन को अधिकार है उस पर्सन को ही मिलेगी। एवरी एलिजिबल कंपनी शेल ऑब्टेन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी और आरओसी को फाइल करना पड़ेगा डीपीटी3 वाले फॉर्मेट में। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी मींस a unlisted public company which is licensed to operate by Reserve Bank of India, या सेबी ने आपको अलाउ किया, आईआरडीए ने अलाउ करा है फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन अप्रूव्ड मल्टी सर्विसेज एसईजेड के द्वारा, राइट। चले थ्योरी पोर्शन देखें, हमने रूल 3 का जिक्र करा है और रूल 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट मे बी एक्सेप्टेड, बहुत ध्यान से, अ डिपॉजिट इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट, भले सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, विच इज रिपेबल ऑन डिमांड और 6 महीने से कम का हो, प्रोवाइडेड मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो, 36 महीना। Example, a member of a company has deposited 1 lakh with his company on 1st April 2019. The earliest repayment date in this case shall be 30 September, 6 महीना, and the latest repayment date shall be 31st March 2022 next year.
Thus, the tenure will range from 36 6 महीना और 36 महीना। हमने बहुत सारे रूल्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिपॉजिट्स का, और रूल 3(1) बोलता है कि भाई आपकी कंपनी को जो डिपॉजिट देना है वो ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो लॉ ने बोला 6 महीने से कम का डिपॉजिट नहीं देना है, 36 महीने से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल 36 महीने मतलब 3 साल। मिस्टर शर्मा जी मेरी कंपनी में आए और बोलते यार 5 साल का डिपॉजिट कर लो। सब मैंने बोला यार कंपनी लॉ ने हमको परमिशन 3 साल मतलब 36 मंथ की दी है। शर्मा जी बोला नहीं आप तो 5 साल का कर लो, मैं लिख के दे दूंगा। लॉ ने बोला टाइम पास नहीं, आपको एक बार में जो डिपॉजिट लेना है वो 36 मंथ से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं लेना है, मतलब 3 साल का। शर्मा जी को ज्यादा ही आपको पैसे देना है तो आप क्या करो, सिंपल उसका रिन्यूअल कर दो, वो अलाउड है। रिन्यूअल आप 30 साल कर दो, 30 साल तक करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार में 36 महीने 3 साल से ज्यादा का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या कोई एक्सेप्शन है जो बोलता है कि 6 महीने से कम का डिपॉजिट मेरी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जम्पशन है। बहुत ध्यान से बच्चों, तो लॉ ने बोला है सब 3 महीने, 6 महीने कम का डिपॉजिट आपकी कंपनी ले ले, बट वो 6 महीने कम की बात जो है सब वहां पर आपका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। 3 महीने से कम का डिपॉजिट का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है डिपॉजिट के रूल्स में। 3 महीने में लॉ ने बोल दिया आप 3 महीने का डिपॉजिट ले लो, बट उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि भाई 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम से ज्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करना। ये है हमारा रूल 3(1). 3(2) बोलता है कि आपको डिपॉजिट लेना है ज्वाइंट नेम्स में ले लो, बट मैक्सिमम 3 नाम। ऐसा नहीं है साहब आपने 4-5 बच्चों के नाम लिख दिया, आपने ऐसा काम नहीं करना है, राइट। रूल 3 बोलता है कोई भी कंपनी जो एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट या रिन्यूअल कर रही है, किससे? मेंबर्स से। 35%, 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम से ज्यादा नहीं लेगा। बट अगर आप आईएफएससी पब्लिक प्राइवेट कंपनी हो तो 100% तक अलाउड है, प्रोवाइडेड आपको डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। प्राइवेट कंपनी को कंडीशंस फुलफिल करते हुए ढेर सारी एग्जम्पशंस की बात की गई है। आगे फिर रूल 3(4) बात करता है सब सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कंपनी, और एलिजिबल कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, वो जिसमें आपको नेटवर्थ और टर्नओवर का क्राइटेरिया चेक करना है 100 करोड़ या 500 करोड़ वाला, उन कंपनी के लिए अलग से बोला गया है। इस रूल 3(4) को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 3(4)A। 3(4)A बोलता है कि आपकी कंपनी मेंबर से लेना चाहती है तो 10% है, और अदर देन मेंबर मतलब 76 में मतलब पब्लिक से तो 25% का क्राइटेरिया है। 3(5) गवर्नमेंट के लिए 35% की रिस्ट्रिक्शन डालता है सेक्शन 76 के अनुसार। 3(6) बोलता है भाई इंटरेस्ट कितना देना है, तो आरबीआई ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से आपको ब्याज देना है डिपॉजिट्स पर। एक बार ब्रोकरेज किसको देनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। लॉ ने बोला यार फॉर एग्जांपल वर्मा जी को मेरी कंपनी ने ऑथराइज करा, सब शर्मा जी ने देख देख कर यही काम चालू कर दिया और मेरी कंपनी के लिए कस्टमर लेकर आ रहे हैं जो डिपॉजिट दे रहे हैं। लॉ ने बोला याद रखना आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज किसको देगी, वर्मा जी को, शर्मा जी को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि शर्मा जी से आपकी कंपनी का कोई एग्रीमेंट नहीं है ब्रोकरेज रिलेशन वाला। जो भी एलिजिबल कंपनी है आपको एक कम साल में एक बार कम से कम सीआरए से रेटिंग लेनी पड़ेगी और उस रेटिंग को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यही रूल्स के आगे जिक्र है। एक है हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बात करता है यार अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। बट अगर हम मोटा मोटी देखें तो सब ये जो डिपॉजिट ट्रस्टी है आपका, ये भी एक तरह का डिबेंचर ट्रस्टी जैसा ही इसका काम रहेगा, राइट। तो ये डिपॉजिट ट्रस्टी का जो काम रहेगा, जो नेचर ऑफ वर्क है या पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये वही है जैसा कि किसका होता है डिबेंचर ट्रस्टी का। सिर्फ प्रोसीजर पार्ट डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट हो जाएगा, वक्त डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज कंसेप्ट सेम है। शुरू करें हम अपना रूल 7 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी की। तो लॉ ने क्या बोला, एवरी कंपनी और एनी एलिजिबल कंपनी। एवरी कंपनी मतलब सब, ये तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी सारी कंपनी को लेकर आ गए, प्लस लॉ में एलिजिबल कंपनी की भी जिक्र है। इसका मतलब क्या है, सब ऐसी कंपनी जिनकी टर्नओवर और नेटवर्थ एक लिमिट के ऊपर है। तो
शेल, वर्ड क्या लिखा है? शेल। शेल मतलब क्या होता है भैया? कंपल्सरी। Shall appoint one or more deposit trustee for creation of security for deposits, right? For certain security of deposits, हम deposit के लिए security create करने की बात कर रहे हैं। याद रखना, जो ये पर्सन होगा ये वैसे ही काम करेगा जैसे कौन काम करता है? डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब अगर मेरी कंपनी ने सिक्योर्ड डिपॉजिट्स दिए हैं और उसके लिए कोई एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया है, तो वो जो एसेट्स की देखभाल है, वैल्यू कम तो नहीं हो रही है, डिटोरेट तो नहीं हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट तो नहीं हो रही, कुछ भी हो रहा है, तब वो सब कुछ कौन चेक करेगा? डिपॉजिट ट्रस्टी। कुल मिला के ये सिर्फ और सिर्फ इसको किसके प्रति काम करना है? डिपॉजिट होल्डर्स के लिए। जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट करोगे, लॉ ने बोला यार कंसेंट तो लेनी पड़ेगी, राइटिंग में कंसेंट लो बंदेगी फ्रॉम डिपॉजिट ट्रस्टी एंड सेम इज मेंशन इन सर्कुलर। आपको ये उसकी जो कंसेंट है आपको सर्कुलर में मेंशन करनी पड़ेगी। कंपनी इसके लिए एग्जीक्यूट करेगी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। कौन से वाले फॉर्मेट में? डीपीटी 2। डीपीटी मतलब डिपॉजिट का फॉर्मेट है, तो लॉ ने बोला आपको डीपीटी 2 वाला एक फॉर्मेट में आपको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग सर्कुलर। लॉ ने बोला जब आप सर्कुलर इशू करने जा रहे हो, सर्कुलर मतलब इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस जैसा, राइट? तो लॉ ने बोला ऐसा कोई भी चीज आप इशू करने जा रहे हो, आपको पहले किसकी अप्रूवल, आपको पहले 7 दिन पहले कौन सा एग्रीमेंट करना है? डिपॉजिट ट्रस्टी का। फिर आगे लॉ ने बोला यार कुछ कुछ व्यक्तियों को हमने मना करा है कि भाई आप क्या नहीं बन पाओगे? डिपॉजिट ट्रस्टी। और ये वही लाइन ऑफ पर्संस के नाम है जो डिबेंचर ट्रस्टी के लिए इनएलिजिबल है, या हम यूं बोले कि सब इनका किसी ना किसी तरीके से बायस इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द फेवरेबल ऑफ द कंपनी, इसलिए हमने मना किया है कि भाई आपको तो हम क्या नहीं बनने देंगे? डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बनने देंगे। इफ द प्रपोज्ड ट्रस्टी इज, अगर वो प्रपोज्ड पर्सन जो ट्रस्टी बनना चाहता है वो कंपनी का डायरेक्टर है। लॉ ने बोला डायरेक्टर है साहब, तो वो क्या न्याय कर पाएगा डिपॉजिट होल्डर के साथ में? हम ऐसे व्यक्ति को ट्रस्टी नहीं बनने देंगे। अगर वो पर्सन केएमपी है, केएमपी कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 51 में डिफाइन है। और केएमपी मतलब एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी है। लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को भी हम डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बनने देंगे। Any other officer or employee of the company or its holding company, subsidiary company, associate company or depositors in the company, आगे is indebted to the company, मतलब वो जो व्यक्ति जिसको हम डिपॉजिट ट्रस्टी बनाने आ रहे हैं उस पर्सन को कंपनी का फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया पे करना है एज अ डेटर, राइट? मतलब वो पर्सन क्या है? वो पर्सन इंडेप्टेड टुवर्ड द कंपनी है, या उसकी होल्डिंग कंपनी को पैसा देना है, सब्सिडी कंपनी को, एसोसिएट कंपनी को, या सब्सिडी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी को। लॉ ने बोला ग्रुप कंपनी को है आपको पैसा देना है शर्मा जी को, तो शर्मा जी हुए डेटर उन कंपनीज के, उन ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ऐसे व्यक्ति को हम क्या नहीं बनाना चाहेंगे? हम क्या नहीं बनाना चाहेंगे? ट्रस्टी नहीं बनाना चाहेंगे। आपका कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, भाई पिक्यूनरी मतलब क्या होता है? मॉनेटरी, राइट? आपने कोई गारंटी अरेंजमेंट कर रखा है टू सिक्योर द प्रिंसिपल डेट। लॉ ने बोला ऐसा काम अगर है तो ऐसे व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ क्या बन जाओ? ट्रस्टी बन जाओ। या इन इन ऊपर वाले व्यक्तियों का कोई रिलेटिव है, लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं अपने यहाँ क्या बनाना? डिपॉजिट ट्रस्टी बनाना। आगे लॉ ने बोला आपको डिपॉजिट ट्रस्टी बन गया, अब आपको लग रहा है यार बंदा काम नहीं कर रहा है या बंदा बायस है, सब रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए लॉ ने क्या बोला? डिपॉजिट ट्रस्टी को कैन बी रिमूव्ड आफ्टर इशू ऑफ सर्कुलर, मतलब सर्कुलर इशू होने के बाद और उसका जो स्पेसिफाइड टर्म है उसके पहले। लॉ ने बोला इन दोनों टाइम पीरियड के पहले आप उस पर्सन को रिमूव करना चाहते हो कर दो, बट याद रखना जितने भी डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हैं सबकी कंसेंट लेनी है रिमूवल के लिए। इसको हम बोलते हैं यूनानिमस कंसेंट, राइट? यूनानिमस कंसेंट लेनी है मतलब 100% बोर्ड की अप्रूवल लेनी है तब वो हटेगा। If independent director is appointed in a company, then at least one independent director shall be present
while passing any resolution for removal of ट्रस्टी, राइट। तो लॉ ने बोला कम से कम आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए जब भी आप रिमूव करने की बात कर रहे हो। तो ये हमारा रूल 7 जो बात करता है सब अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी की। ठीक है, जैसे हमारा रूल पॉइंट नंबर 12 में था कि भाई ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होगा, तो सेम प्रोविजन जो फॉलो होंगे एप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर जिक्र है। चल, रूल 7 के बाद हमारे पास आता है रूल 8। छोटे छोटे से रूल है। रूल 8 बात करता है कि भाई जिम्मेदारियां क्या है, ड्यूटीज क्या है, भार क्या है उसके ऊपर, किसकी, डिपॉजिट ट्रस्टी की। पहला पॉइंट, टू एंश्योर, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं तो जो सिक्योरिटी क्रिएट की गई है, लैंड, बिल्डिंग या और भी कोई चीज सिक्योरिटी दी रहे हैं, वो हर समय सफिशिएंट होना चाहिए टू मीट आउट द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल 11 लाख रुपए आया, तो सिक्योरिटी की वैल्यू कम से कम 11 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए। ये पॉइंट आपको चेक करना है। सेकंड पॉइंट, सर्कुलर में कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो इनकंसिस्टेंट हो विद द टर्म ऑफ डिपॉजिट स्कीम। सब आपने क्या करा, सर्कुलर में लिख दिया कि यार हम ब्याज देंगे 11%, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का, और टर्म जब व्यक्ति एक्चुअल में देने आया तो आपने जो फॉर्म भरवाया उसमें लिखा था 11% सिंपल इंटरेस्ट। लॉ ने बोला टाइम पास नहीं है, इनकंसिस्टेंट कोई नहीं होना चाहिए। सब यहाँ पर आपने लुभावने के लिए आपने सर्कुलर का जो विज्ञापन दिया है उसमें लिख दिया आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, हम चक्रवर्ती ब्याज देंगे, और नॉर्मल में आपने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। लॉ ने बोला बहुत फर्क पड़ता है इससे। थर्ड पॉइंट, कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड की कोई कंडीशन का ब्रीच नहीं करना है। टेक सच रीजनेबल स्टेप्स, जो भी रिक्वायर्ड है वो रीजनेबल स्टेप्स लेना है। मीटिंग, कॉल अ मीटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ डिपॉजिटर्स इफ रिक्वायर्ड, आपको डिपॉजिटर्स की मीटिंग को कॉल करना है, सारे के सारे काम करना है, और उनकी जो तकलीफें हैं, किसकी, डिपॉजिट होल्डर्स की, जो ग्रीवेंसेस है उनको सॉल्व करना है। रूल 9 बात करता है मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स थ्रू डिपॉजिट ट्रस्टी। द मीटिंग ऑफ ऑल डिपॉजिटर्स शैल बी कॉल्ड बाय डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन फर्स्ट पॉइंट रिक्विजिशन इन राइटिंग साइंड बाय एटलीस्ट 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स इन वैल्यू आउटस्टैंडिंग, राइट। क्या बोल रहा है वो, सब जो रिक्विजिशन इन राइटिंग है साइंड बाय एटलीस्ट 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स इन वैल्यू आउटस्टैंडिंग, तो आपको ये काम करना है ध्यान से, राइट। आगे, या फिर हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कोई इवेंट था जो सर्कुलर में लिखा था और वो इवेंट अकर हो गया विदाउट विच कॉन्स्टिट्यूट डिफॉल्ट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, तो वो डिपॉजिट ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि भाई आप मीटिंग बुलाओ, किसकी, डिबेंचर होल्डर की। आगे, फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, फॉर डिपॉजिटिंग मेंबर नीड टू मेक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब, और इसमें आपको ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि भाई जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा हमने कोई बोरो नहीं किया है। रूल 12, आपको डिपॉजिटर्स को रसीद देनी पड़ेगी। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि शर्मा जी आए, आपको पैसा दिया, आपने बोला घर जाओ ना, शर्मा जी बोलेंगे एक रिसिप्ट दो हमें, तो रिसिप्ट आपको देनी है विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और चेक, राइट। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रूल 14 बोलता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, इट कंटेन्स नेम, एड्रेस, पैन ऑफ डिपॉजिटर, particulars of guardian, particulars of nominee, deposit receipt number, date and amount of each deposit, duration of deposits, date on which each deposit is payable, rate of interest, due date for payment of interest, details of deposit insurance और particulars of deposit security। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है उस रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में जो कहाँ मेंटेन होगा, रूल 14 में। रूल 16 बोलता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी। डीपीटी 3 में आपको रिटर्न फाइल करना है 30 जून ऑफ ईच ईयर, मतलब हर 31 मार्च के बाद आपको 30 जून तक एक रिटर्न फाइल करना है। जो फॉर्म कौन सा होगा यार, डीपीटी 3 में होगा। पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, 18% ब्याज देना पड़ेगा पर एनम
on every deposit matured and claim and remains unpaid, right? ऐसे डिपॉजिट्स पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। एंट्री करना है 7 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स 8 साल तक मेंटेन करना है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लेटेस्ट एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर, राइट? ये चीज आपके पास में है जो ये बात कर रहे हैं सारे के सारे रूल्स की, और यही रूल्स का हमने जिक्र किया है थ्योरी पोर्शन में कि भाई आपको एप्लीकेशन देना है, डिपॉजिट होगा, ज्वाइंट नेम में होगा। फॉर एग्जांपल, ABC have jointly deposited 1 lakh in a company. In case of jointly clause, the repayment of deposit on maturity shall be made to all three together, A, B, C, or their survivor. In case of either or survivor clause, the repayment of deposit on maturity shall be made to either of the three, either A, B, C, or the survivor. इन केस ऑफ फर्स्ट नेम और सर्वाइवर क्लॉज, द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन उस व्यक्ति को जिसका नाम पहले लिखा है, और सर्वाइवर है तो उनको मिलेगा। नॉमिनेशन डिपॉजिट रिसिप्ट की बात है कि भाई आपको 21 दिन में रसीद देनी है। रजिस्टर मेंटेन करना है, डिपॉजिट DPT 3 फाइल करना है आपको 30 जून तक 31 मार्च का। तो ये सारी की सारी, और पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 18% का, और कॉन्ट्रावेंशन के केस में सजा के प्रावधान है। तो ये ओवरऑल हमारा सेक्शन 73 है। रूल्स के साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।